गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं 29 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज मेरा मन नहीं है कुछ भी इंट्रोडक्शन देने का। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि सुबह सुबह हम जो खबर आज जानी है वो एक्चुअली में काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी दिल को दहलाने वाली है। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं दोनों ही न्यूज़पेपर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वही बातें पढ़ाऊँ जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंट हो। कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है पीवाईक्यूज़ के थ्रू, हमें पता चलता है सिलेबस के थ्रू। दोनों ही चीज़ों का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। वैसे तो न्यूज़पेपर दो न्यूज़पेपर है, 60 से ज़्यादा पेजेस के न्यूज़पेपर हो जाते हैं, 2 न्यूज़पेपर, उनमें 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स आ जाते हैं। लेकिन उनमें से जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो 10 से 12 ही होते हैं। मैं पूरा फोकस करती हूँ डीपली जाकर आप लोगों को वो पढ़ाऊँ। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज की जो शुरुआत है पहले आर्टिकल के साथ में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि वो आप जैसे बच्चों के लिए ही है। आप जो आज पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही आप जैसे और भी बच्चे थे जो राजेंद्र नगर में पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किसी की लापरवाही की वजह से, किसी के ध्यान ना देने की वजह से, उनमें से कुछ छात्राओं की यहाँ पर ज़िंदगी चली गई है। रीज़न हम देखेंगे। फ़िलहाल चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। 3 स्टूडेंट डेड एट दिल्ली यूपीएससी कोचिंग सेंटर गेट्स फ्लडेड। राव आईएएस सर्कल की यहाँ पर बात हो रही है। कोचिंग सेंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एकलौता ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसमें ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस तो यहाँ पर लगभग 95% जो बिल्डिंग्स हैं, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, वहाँ पर सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं, खुद ही सुन सकते हैं कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या बोलना है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? अभी जो आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन रहे हैं, इससे पहले एक और दुर्घटना हुई थी जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जिसको मैंने पढ़ा था, दुख हुआ था, महसूस हुआ था, लेकिन आप लोगों तक नहीं बताया। मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी इतना कुछ जानने की। आप लोग शायद उससे डीमोटिवेट हो सकते हैं, शायद बुरा लगेगा, वो फीलिंग्स से हमें शायद थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हद हो गई है। 4 दिन पहले एक यूपीएससी करने वाला युवक जो कि 26 साल की उम्र का था, साथ में जॉब भी करता था, पटेल नगर से सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलता है कोचिंग के लिए, और वापस आते टाइम पटेल नगर के मेट्रो स्टेशन पे जब अपने पीजी पे वापस आ रहा था तो बहुत सारा पानी भरा हुआ था। बारिश हो रही है, मानसून है। उस पानी में जैसे ही उसने एक लोहे के गेट को टच किया, वो गेट को टच करते ही इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाते हैं, उन्हें बिजली का झटका लगता है और वहीं पर अगली 2 से 3 मिनट में उनकी मौत हो जाती है। अब 4 दिन बाद में जब बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस में जस्ट अभी 60 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कोचिंग, अलग अलग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि कैसे उन बच्चों की लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ते समय उनको भनक भी नहीं थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से पानी आता है बहुत ज़्यादा, और उनकी जो बेसमेंट है, क्योंकि बेसमेंट में 95% आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में बनाई जाती है, बेसमेंट के अंदर वहाँ पर 12 से 13 फीट पानी भर जाता है अगली 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। और ये जो छात्र थे, 8 से 10 छात्र फंस जाते हैं, जिनमें से कुछ बाहर भी आए, लेकिन जो अभागे थे वो बाहर नहीं आ पाए। बताया जा रहा है अभी तक कि 2 जो महिला छात्र थी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक ऐसे छात्र थे जिनकी बॉडी भी नहीं मिल पा रही थी। उस लाइब्रेरी में इतना पानी भरा हुआ था, और वो पानी ऐसा नॉर्मल पानी नहीं था, वो पानी था गंदे नाले का पानी। बहुत सारी बार एमसीडी को बोला गया कि उसको ठीक करिए, लेकिन वो ठीक नहीं किया गया। बहुत बार जो बिल्डिंग यहाँ पर बना रहे हैं उनको बताया जाता है, 3 बार नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया जा चुका है, 2005 में दोबारा उसको बताया जा चुका है, 2016 में अभी हम देखते हैं कि बहुत बार फायर इंसिडेंट हो चुके हैं, 2022 में भी मुखर्जी नगर में अभी आग लगी थी जिसमें 67 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। ये सारी घटनाएं कोई ऐसी नहीं है जस्ट क्योंकि हाईलाइट हो जा रही हैं तो हमें और आपको पता चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे आज एक बिल्डिंग में हुआ है, अलग बिल्डिंग्स का भी यही हाल है। क्यों? जो ये लोग हैं, ये नेशनल बिल्डिंग कोड के द्वारा जो यहाँ पर पैमाने सेट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। क्या इनका लालच इतना बड़ा है कि इनको समझ में नहीं आता है कि किसी की ज़िंदगी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के सपने, किसी की आशाएं, उन माँ बाप जिन्होंने उन बच्चों को भेजा हुआ है यहाँ पर, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये कोई नहीं सोचता शायद।
लेकिन हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा। आप एक यूपीएससी एस्पिरिएंट हैं, आपको अगर आप चाहें तो पता नहीं क्या क्या बदल देंगे कल को अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको सोचना होगा। और इसीलिए इस घटना से सीख लेने की ज़रूरत है। दुख बेशक हो रहा है, लेकिन सीख और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं ऐसी घटनाओं में? क्या जाके मारपीट करनी चाहिए किसी के साथ में? क्या बिल्डिंग के ओनर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए अभी, ये अब हम पढ़ेंगे, पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा मेहनत से यूपीएससी के अंदर सीट अपनी बनाएंगे। आप लोग अपनी सीट बनाओगे ताकि कल को ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इसके ज़िम्मेवार आप लोग खुद बने, अपनी जिम्मेवारी लीजिए। देखिए, ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, पहले ये समझते हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारण हैं। यानी कि एक कारण था बारिश का आना। इसको जो शहरों में बारिश आती है, फ्लडिंग आती है, बाढ़ आती है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजंस इस पे ऑलरेडी बताए गए हैं। नेशनल हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिनका काम होता है कि उनको मैनेज करना है चीज़ों को। हम देखते हैं कि ऐसे ही यहाँ पर नेशनल जो फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी चलाया गया है। और जब हम देखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कुछ गाइडलाइंस को, तो उनका मानना है कि ये जो शहरों में फ्लैश फ्लड आती हैं, बहुत तेज़ी से आती हैं। जस्ट ये जितनी फ्लड एक नॉर्मल रिवर लेके आ सकती है, उससे 8 गुना ज़्यादा तक जो बाढ़ आती है वो शहरों में आ जाती है। इतनी स्पीड से आती है, इतनी तेज़ इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए, इनके कारण क्या? मोस्टली जो इनके रीजंस होते हैं वो डैम्स ही होते हैं। देखिए, जो नाला अभी भी यहाँ पर बाहर निकला है जिसमें से भी पानी, अभी तक इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन मैं पूरी ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे अपने विश्वास से ये बात बोल सकती हूँ कि इसके पीछे भी जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उनमें से ही कोई कारण पक्का रहा होगा, या उनमें से 2 से 4 से ज़्यादा कारण इसके पीछे भी रहे होंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज नहीं 2016 में ही पहले ही बता दिया था कि कैसे ये जो फ्लैश फ्लड्स होती है इनके कारण होते हैं सीवियज का ढंग से ना काम कर पाना। जैसे आप शहरों में जाते हो तो देखते हो कि बाहर ऐसे खुले में गंदगी फैला रखी है, सॉलिड वेस्ट को डाला हुआ है। जब सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे किसी लिक्विड चीज़ के अंदर, कोई चीज़ बह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रुकेगी, वो स्टॉक होगी। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज़ लिक्विड है, आप उसमें सॉलिड डालते जाएंगे तो वो रुकना शुरू कर देगी। ऐसा ही होता है, फंसना शुरू हो जाता है, सीवीएस के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो डैम हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे का, जो यहाँ पर नालों से पानी बाहर आ रहा है उनके पीछे का। हाँ, ये बात भी सच है कि ठीक है, ये दिल्ली का वो हिस्सा है जो शायद थोड़ा सा दिल्ली में यहाँ पर फ्लड का जो एरिया है उसके अंदर भी आता है, क्योंकि गंगा जमुना के मैदान यहाँ पर है, गंगा बहती है और गंगा का खुद का भी एक फ्लड का हमें एरिया है। लेकिन ये फ्लड, ये बाढ़ गंगा की वजह से नहीं आई है, ये बाढ़ आई है हमारे अपने खुद के कारणों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से, जो इंसान कर रहे हैं। क्या म्युनिसिपल यहाँ पर जो काउंसिल होती है उनका ये काम नहीं होता है एमसीडी का कि वो सामने आए और टाइम टाइम पे इन सारी चीज़ों को चेक करते रहे? क्या उनका ये काम नहीं है? क्या उनको सीवियर्स नहीं डालनी चाहिए? क्या उनको प्रॉपर 10 दिन पहले से ही हमें पता होता है मानसून कब आएगी? 7 दिन पहले ही ये पता होता है कि उस दिन बारिश होगी, कितनी क्वांटिटी में बारिश होगी। तो क्या ये एमसीडी का काम नहीं है? क्या ये उस बिल्डिंग जिन्होंने बनाई जा रही है उनका काम नहीं है कि वो नेशनल बिल्डिंग कोड को ध्यान में रखे? अगर उन्होंने नहीं भी ध्यान में रखा है तो क्या ये काम प्रशासन का नहीं है कि वो सामने आकर चेकिंग करे, और जिन्होंने भी नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग्स को नहीं बनाया है उन पे कड़ी से कड़ी पेनल्टी लगाई जाए, सज़ा दी जाए उनको। अदरवाइज इनको तो फ़ायदा हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं, वहाँ पर रहने वाले बच्चों का बोलना है कि कैसे जिन लाइब्रेरियों में ये जाते हैं वहाँ से एक्चुअली में सीवेज का जो पानी होता है वो बाउंस बैक करता है वॉशरूम में, वो पीछे से वापस आता है। तो अब आप ये सारी के सारी परेशानियाँ जो हो रही हैं, इतनी महंगी महंगी फ़ीस लेने पे 20-20 हज़ार के यहाँ पर रूम दिए जाते हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए की यहाँ पर कोचिंग दी जाती है 1 साल के लिए, और सुविधा ये दी जा रही है, ज़िंदगी पे ही सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसके पीछे अक्यूमुलेटेड रीजन्स हैं, इनके ऊपर काम होना चाहिए। मेनली बिल्डिंग कोड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हर बिल्डिंग की चेकिंग होनी चाहिए। मुखर्जी नगर में जब ये घटना हुई थी तो हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था कि चेकिंग कीजिए।
लगभग हर कोचिंग सेंटर को अपनी चेकिंग करवा ली थी कि वो फायर, अगर उनके वहाँ पर फायर्स लग जाती हैं, आग लग जाती है, तो उनकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड कितने हैं। क्या उसी समय पे ये नहीं देखा जाना चाहिए था कि फ्लड के स्टैंडर्ड कितने हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सारियों के पीछे कारण क्या क्या है। इन्हीं कारणों को रोकना होगा, इन्हीं पे काम करना होगा। मेंस के अंदर सवाल आता है तो आप लोग लिखेंगे ही ये सारी बातें, लेकिन ज़िंदगी के लिए भी आप इनकी पीछे के कारण समझ पा रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों हमें हर जगह पर ऐसी ही एक घटना के लिए बैठना पड़ता है कुछ स्टेप उठाने के लिए। क्यों जब ये 1970 में नेशनल बिल्डिंग कोड बन चुका था उसके लिए आज तक वेट करना पड़ रहा है। हालांकि लोग लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तो उसी तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन फिर ये घटनाएं कैसे हो जा रही हैं। ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब खुद भी दीजिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और आगे के लिए तैयार होइएगा। एक मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आइएगा कि मैं जिस भी राज्य में जाऊंगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा या जाऊंगा, वहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि मैं पहले ही प्रिपेयर होऊंगा, मुझे पहले ही पता होंगी। आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज मेरा मन नहीं है कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे बढ़ना है तो ये करना होगा। जरा जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जीएस पेपर 2 के अंदर से ये सवाल है, वैसे प्रीलिम्स के लिए है तो पॉलिटी से सवाल बनाया हुआ है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहली स्टेटमेंट कहती है अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर आपको किसी स्टेट को बनाना है, बिफरक्यूट करना है, उसको अलग करना है, उसको उसमें किसी ज़मीन को जोड़ना है, तो उसके लिए हमारे जो सेंट्रल लेवल पे हाउसेस होते हैं वो कोई भी 2 हाउसेस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जब कोई नई स्टेट बनानी होती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ता है और उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेस में से। कल जब मैं आप लोगों को फेडरलिज्म पढ़ा रही थी न्यूज़पेपर में, फेडरलिज्म क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितनी मेजोरिटी होती है वो भी बताई थी। सिंपल मेजोरिटी बताई थी, स्पेशल मेजोरिटी बताई थी, इफेक्टिव मेजोरिटी बताई थी, स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट कंसेंट, ये सब समझाया था। उसी से रिलेटेड ये सवाल है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड स्टेटमेंट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अनुच्छेद 3 जो है भारत के संविधान का, वो कहता है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है, अगर वो यहाँ पर कोई नई स्टेट बनाना चाहती है तो उनको पहले स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें वो बनाना चाह रही है, जिससे ज़मीन ले रही है, जिसको दे रही है, उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। जल्दी से मुझे आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। वैसे अगर हम स्टेटमेंट वाइज अभी चलते ही हैं तो मैं बताती हूँ कि पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हो जाती है करेक्ट। आंसर यहाँ पर ए ही होगा। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पहली बात तो ये है कि 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल मेजोरिटी इज़ इनफ, सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि स्टेट से यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नहीं, पार्लियामेंट को बिल्कुल भी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेट से। हम उनको बता सकते हैं, शर्त यही है कि दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जस्ट प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होनी चाहिए। वैसे स्टेट के मामले में राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं, यू नो दैट राइट। तो राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर होती है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो हमारे और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वो क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो मोस्टली उन्हीं की परमिशन लेने के बाद में यहाँ पर इसको अमेंडमेंट के तौर पे या बिल के तौर पे इसको प्रस्तुत किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है, ये न्यूज़ बोल रही है एनवायरमेंटलिस्ट अलार्म्ड एज हिमाचल विटनेस ग्रेजुअल स्नोफॉल पैटर्न शिफ्ट। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी मोस्टली एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना होता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी प्रभाव हैं, हर चीज़ का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो अलार्म कर रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हिमाचल के अंदर जो स्नोफॉल पैटर्न होता था वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है।
डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, एक्शन तो दिखाई दिया, ये भी एक्शन किसी न किसी कारण की वजह से हो रहा है, मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब इस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इस एक्शन की वजह से रिएक्शन ये होगा कि क्योंकि स्नोफॉल जो है वो डिक्लाइन करेगी, तो जो वाटर यहाँ पर गर्मी के समय में मिलता था वो भी कम आएगा, राइट, क्योंकि यही बर्फ होती थी जो सर्दी में इकट्ठा होती थी, एक्यूमुलेट होती थी और गर्मी के समय पर पिघलती थी। जब ये बर्फ कम होगी तो इसकी वजह से पानी भी कम होगा, जब ये पानी कम होगा तो यही बर्फों की वजह से जो पानी है वो रिवर्स में जाता है, जो पेरिनियल रिवर्स होती है, जो पूरा साल पानी देती है, वो इन्हीं बर्फ की वजह से देती है, इन्हीं बर्फ के पिघलने की वजह से देती है। तो उन रिवर्स में भी अब क्योंकि हिमाचल में मोस्टली 4 बड़ी बड़ी रिवर्स का यहाँ पर हम देखेंगे बेसिन है, रावी नदी भी इसमें आ जाती है, ब्यास नदी भी आ जाती है, चनाब यहाँ पर आ जाती है और सतलुज। तो ये जो 4 रिवर्स है इनके फ्लो के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कोई 1-2% की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 12.72% का डिक्रीज दिखाई दिया है, और ये हमें बताता है हिमाचल प्रदेश का सेंटर, जो कि है सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये इसकी वजह से ये रिपोर्ट हमें सामने आ रही है। ये हमारे सामने आने वाले और भी ज़्यादा भयंकर जो रिजल्ट्स हैं उनको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे समुद्रों का जो लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलती जाएगी, बर्फ़ पिघलती जाएगी तो समुद्रों का जो लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बने हुए हैं वो सबमर्ज होंगे तो क्या होगा कि यहाँ से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, रिहेबिलिट करना पड़ेगा, इस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑब्वियसली डूब जाएंगे, नहीं रह पाएंगे इस पर। और जो लैंड है और जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, इसकी वजह से जनसंख्या जो काम करना चाहती है शायद वो काम पूर्ण तरीके से उनको ना मिल पाए, खाना ढंग से ना मिल पाए, प्रेशर बढ़ रहा है लैंड के ऊपर, यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, ये सारी यहाँ पर है। उसके अलावा हीट वेव्स, उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कैंसर बढ़ेगा, स्किन कैंसर, ओजोन लेयर में जो होल है वो ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी के लेवल ज़्यादा बढ़ेंगे, बारिश उससे ज़्यादा आएगी, बाढ़ उससे ज़्यादा आएंगी। तो ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ में। उसी ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट आज हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए, आर्टिकल में नहीं दिया है लेकिन एक बार रिवीजन करिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सबसे ईजी अगर कोई यहाँ पर सॉल्यूशन है वो है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन यहाँ पर होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ऐसी जो यहाँ पर गैसेज है उनकी जो क्वांटिटी को हम बाहर निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, यानी कि जो कार्बन फेरियस पीरियड के अंदर बने हैं, और डीजल वगैरह। तो इससे जब इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर कार्बन जो है वो ट्रैप है, जब हम इनको जलाते हैं तो ये बन जाती है गैस, क्योंकि जलने से वो चीज़ बाहर निकल रही है, गैस बाहर निकल जाती है, और इसके अंदर बहुत सारी कार्बन ट्रैप है। कार्बन ट्रैप भी कैसे हुई थी, देखिए जब अर्थ यहाँ पर कूल डाउन हो रही थी, जब एटमॉस्फेयर बन रहा था तो उस समय पे अर्थ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही होती थी। आज अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.0009% ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, 72.9% यहाँ पर हम नाइट्रोजन को देख पाएंगे, 28% यहाँ पर ऑक्सीजन को देख पाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आर्गन को, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और उसके बाद में बहुत छोटी कुछ आती है। लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पर 80 से 90% तक अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होती थी, लेकिन उस समय पे अर्थ पे जीवन नहीं था। हम बात कर रहे हैं आज से 13.8 बिलियन पहले की। उस समय पे अर्थ पे जीवन नहीं होता था, लाइफ नहीं होती थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा मतलब ये है कि लाइफ अर्थ से खत्म हो जाएगी। अब बारिश हुई, बारिश जब हुई तो डिप्रेशन जो बने हुए थे उनमें बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। बारिश जब होती है तो इसके साथ में इसकी डस्ट भी आती है और गैसेस भी आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है बारिश हमेशा, तो आई, समुद्र बने, समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड रही। धीरे 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 हम देखते हैं कि क्या होता गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एज अ गैस की तरह थी वो नीचे दबती चली गई।
बारिश की वजह से बार बार जब अर्थ वोल्केनिक स्ट्रक्चर किया, बाहर निकाली, फिर वो चीज़ें दोबारा से अंदर गई, मैग्मा बना, फिर हम देखते हैं अर्थ में लैंडस्लाइड्स होते हैं, फिर से गैस अंदर जाती है, फिर उसकी वजह से जो ये कई सारी चीज़ें थी, मोस्टली जब जीवन आया, जीवन ने सबसे ज़्यादा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया। ट्रीज़ वगैरह हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब ये ट्रीज़ क्या होते हैं लैंडस्लाइड में कहीं पर फंस जाते हैं, जब इनके अंदर खिसक जाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो ट्रैप हो गई ना। उसी से बनते हैं कोयले, उसी से बनते हैं यहाँ पर पेट्रोल, उसी से बनता है डीजल। जब हम इसको जलाएंगे तो पूरी आशंका ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहले थी उस लेवल तक भी जाया जा सकता है। और ये घटनाएं केवल 1%, अभी तो हमारे पास 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। जब ये 1% भी हो जाएगी तो भी शायद हम ह्यूमंस यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि मेनली हमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, बाहर ही मत निकालो। दूसरा यहाँ पर एक हो सकता है, अब इनको नहीं चलाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाने की जगह बनाओ हाइड्रो पावर से, पानी से बनाओ, गर्म करो, जियोथर्मल से बनाओ, इन सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, कारें चलाओ, हाइब्रिड। तो ये सब हमें करना पड़ेगा जिससे हम लोग अपने आप को आगे बचा के रख सकते हैं। खैर, आगे पढ़ने से पहले अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए है या फिर आपको हैंड रिटन न्यूज़पेपर के नोट्स चाहिए हैं, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर इसी वीडियो के। अदरवाइज़ आप जाकर टेलीग्राम से भी ये जो हैंडल है इसके थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 में बात कर रहा है बजट से रिलेटेड और बजट के बाद में इंट्रोड्यूस हुई कुछ स्कीम्स के बारे में। देखिए, कह रहा है कि इंडिया के अंदर क्या जो अभी फॉर्मल जॉब्स है वो इनफ है। इसको थोड़ा गहराई से जाकर समझेंगे क्या बोला जा रहा है, कितना डाटा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेंस के नज़रिए से। अभी हम देखते हैं कि हमारा बजट हुआ था प्रेजेंट, मैंने आप लोगों को पूरा बजट समझा दिया था, मेन क्या उनके हाईलाइट से क्या क्या किया गया है वो भी समझा दिया था। ऑलमोस्ट 2-3 दिन तक हमारा डिस्कशन इस पर चलता रहा, क्योंकि इसी हफ्ते में बजट का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें कुछ स्कीम्स लाई गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्कीम्स लेकर आई गई है, इनमें जो स्कीम है उसके ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे किया गया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। एम्प्लॉयमेंट को अगर मैं आपको समझाऊं तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो कामकाज होता है, रोजगार होता है, उसके लिए 5 स्कीम यहाँ पर बजट के अंदर लेकर आई गई थी। 5 स्कीम्स का काम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले कुछ डाटा देख लीजिए, बढ़ाना क्यों पड़ रहा है, यानी कोई ना कोई कमी है इसी वजह से बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो अगर नॉर्मल होता तो हम क्यों इनिशिएटिव लाते, क्यों स्कीम लेके आते। यानी एक बात सच है कि एम्प्लॉयमेंट कम है। एम्प्लॉयमेंट कम है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी को कम करना होगा। आंकड़े क्या बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट आने से पहले हमेशा आता है इकोनॉमिक सर्वे। 2024 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, एक दिन पहले ही आता है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। बजट को प्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है। बजट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आने वाले अगले 1 साल के लिए। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है पिछले साल के लिए, कि जो पहले हमने सोचा था उसको हम कितना कर पाए, ये होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की माने तो देखिए, इंडिया में आज के समय पे तकरीबन 56.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं। इनमें से भी लगभग 45% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं आज के समय पे भी, और लगातार एग्रीकल्चर से दूर जाते जा रहे हैं, लगातार डिक्लाइन हो रहा है। हम देखेंगे कि 13% तक लगभग ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। इसके अलावा 11% जो लोग हैं वो यहाँ पर करते हैं इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो कि जॉब सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर में इंडिया के 28.9% जो पॉपुलेशन है जो कि रोजगार है वो सर्विस सेक्टर के अंदर भी काम कर रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे काम कर रहा है कि हर साल कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयड रेट की बात करें तो देखिए, आर्टिकल या इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि ये 3.2% से हो रहा है। हर 100 व्यक्तियों में से 3 लोग ऐसे हैं जो रोजगार से दूर होते जा रहे हैं।
हर साल का ये रेट है। इस साल का तो था एटलीस्ट 2023-2024 का। अब ये कितना ठीक है कितना गलत है वो समझना है, और क्या 5 स्कीम्स यहाँ पर बजट में लाई गई है वो भी समझना है। हम देखेंगे स्कीम्स के कुछ नाम नहीं है, इनिशिएटिव दिए गए हैं, लेकिन उनमें क्या क्या फ़ायदा है वो हम समझेंगे, ताकि हम मेंस में भी लिखें और उसका एनालाइज भी कर सके ढंग से कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, राइट। हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि ये जो रेट दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये बात तो ठीक है कि ठीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी के अंदर में ये इतना सीधा नहीं है, इतना साफ नहीं है कि आपने बोल दिया 3.2% घट रहे हैं तो कम दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की माने तो हमें समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और भी ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एम्प्लॉयड के लिए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, जो यहाँ पर एफको का फंड है, यानी कि जो पेंशन के लिए दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, उसको क्या किया जा रहा है, उसके आंकड़ों को सामने रखा जा रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है क्या। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर आप पूरे साल में केवल 30 दिन के लिए भी काम करते हो, 30 डेज इन अ होल ईयर, 365 डेज, तो आपको एम्प्लॉयड ही माना जाएगा। आप ढूंढ रहे हो तो आपको क्या माना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा कि अभी तक इनको मिला लिया। लेकिन साल में 30 दिन क्या कोई कैसे जीवन अपना चला सकता है साल में 30 दिन काम करके? तो ये सच्चाई नहीं बताई जा रही है, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं घोषित किया जा रहा है। तो आंकड़ों में थोड़ी सी कमजोरी तो यहाँ पर है, ये तो चीज़ बात है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से आंकड़े निकल रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा ठेका तो उठा लिया। उनको समझ में आ गया है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तब तक उनकी जीवन जो है वो सुधर ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए बजट में लाई गई है 5 स्कीम। 5 में से 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, 2 स्कीम जो है वो देखेंगे उनका कितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखते चलेंगे। अगर इन स्कीम के ऊपर जाएं तो पहली 3 स्कीम को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे यहाँ पर एक्चुअली में पहली स्कीम का मतलब है कि जो पहली बार नौकरी लेने के लिए आ रहे हैं उनको मदद करना। अब उनको मदद कैसे की जा सकती है, मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, स्टेट पीसीएससी, सीडीएस, आप इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आपको एकदम से पता चलता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से आपको जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन आप ढूंढने जाएंगे तो फॉर्मल सेक्टर में आपके पास जॉब नहीं मिल रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में मिल रही है लेकिन वहाँ पे वेजेस नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब जब हो रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप फॉर्मल सेक्टर में जो भी नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनको अगर जॉब देगा तो उनको हम 15,000 तक की जो वेज है वो एक्चुअली में सरकार सब्सिडी कर देगी। यानी आपने 30,000 पे रख लिया किसी को तो 15,000 सरकार दे देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, 50,000 तक की देगी, डिपेंड करेगा कि आपने सैलरी पे कितने पे रखा है। अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसमें लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे, यूथ ऐसा होगा जो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ले पाएगा, यानी पुराने नहीं, बिल्कुल नए बच्चे जो सामने आ रहे हैं जिनको ज़रूरत है। इसी के अंदर दूसरी स्कीम कहती है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए भी, ये कहती हैं कि कैसे पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें जब कोई किसी को जॉब देगा तो जिसकी यहाँ पर पेंशन या वेजेस जो हैं, तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये तक है, उनको 24% ऑफ 25,000 कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। ये भी गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है हम ही दे देंगे आपको, 24% तक हम देंगे, आप इनको जितना बचा हुआ है आप दे दीजिएगा। तो इसमें तो एम्प्लॉयर के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि कहाँ जितनी भी तनख्वाह के अंदर वो केवल 1 इंसान को रख सकता था, वो उतनी में 2 को रख सकता है, 3 को रख सकता है। तो ठीक है वो रखेगा, उसको काम भी बढ़ाना है, फ़ायदा भी लेना है। तीसरी स्कीम यहाँ पर बोलती है ये एम्प्लॉयर के लिए, अभी तक दोनों स्कीम किसके लिए थी, एम्प्लॉयज़ के लिए थी, ये एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉयर को इससे फिर से फ़ायदा ये हो रहा है कि सरकार कह रही है कि आपको जो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के अंदर, ताकि उनको पेंशन मिल सके, प्राइवेट मेंबर्स को भी आजकल पेंशन मिलती है ना, जस्ट उनको अपनी जो कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी है वो जमा करवाना होता है गवर्नमेंट के पास में। तो वो क्या होता है, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर अपनी तरफ से करता है, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को करना होता है, और वो अक्यूमुलेट होकर कुछ समय के बाद में 10-20 साल के बाद में जब पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तब उस इंडिविजुअल को दे दी जाती है। ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय की जगह 3,000 रुपये यहाँ पर सरकार देगी, ये बात बोली जा रही है बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा।
फोर्थ स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्कीम कह रही है यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे ताकि स्किल अच्छी हो, ताकि जो रोजगार मांगने आ रहा है उसके अंदर कैपेसिटी हो कि उसको रोजगार मिलना भी चाहिए, उसमें स्किलिंग हो, वो सीख सके। तो यहाँ पर यही काम किया जा रहा है। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इसकी वजह से क्या होगी, हेल्प होगी। तो ये स्कीम लेकर आई गई है। आज के समय पे फॉर्मल जॉब कम है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इस पे और ज़्यादा काम किया जा रहा है। अगले 5 साल के लिए भी हम इनिशिएटिव्स लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बजट में ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि क्या इंडिया को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिर से बजट पे आते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में ही। जीएस पेपर 3 में ही आप देखेंगे एग्रीकल्चर बिल्कुल अलग से आपकी सिलेबस के अंदर दिया गया है। कहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर डोमिनेट सोसाइटी हम हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो एक्चुअली में किस चीज़ से अफेक्ट होता है, कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, पॉजिटिव बनाया जा सकता है। क्या हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए? बजट में तो बोल दिया गया है, पैसे दे दिए गए हैं। कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब है कि हम जो फार्मिंग की यहाँ पर बात करें, कृषि की बात करें, उसमें कोई भी केमिकल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को ख़राब करते हैं, आगे जो कीटनाशक होते हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा ये कहते हैं ना ही इसमें कोई फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल होगा। फर्टिलाइज़र्स यानी कि आपका खाद जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है उसको बढ़ाता है, उसका भी इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करना क्यों पड़ता है, पहले ये तो सोच लेते हैं ना एक बारी। देखिए बहुत सारे, अब ये किया तो जा रहा है, लेकिन इसके पीछे हमने एनालिसिस करके पता लगाया कि होल इंडिया के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक समय पे तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, लेकिन बहुत सारा जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो उसका जो भाग था पॉपुलेशन का, वो क्या थे, भूखे रह रहे थे। हम लोग फूड सिक्योरिटी कंट्री थे ही नहीं। 1950s की बात है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, पहले की बात नहीं है। यानी कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ा, फर्टिलाइजर्स पे आना पड़ा, पेस्टिसाइड्स पे आना पड़ा, यील्ड बढ़ी। एक खेत में जहाँ कभी 30 या 20 टन ही कुछ निकल पाता था, वहाँ से 50 से 60 टन डबल हो गया अनाज का उग पाना, जिससे आज की जो फूड सिक्योरिटी वो है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों चाहिए फिर? अभी तो इंडिया को और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि हम अब तो खुद सिक्योर हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिकली क्या करें, दूसरी कंट्रीज़ को भी भेजें, एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा पैसा आएगा। देखिए कल मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, कैंसर से रिलेटेड। कैंसर की दवाइयों पर छूट दे दी गई है। उसी आर्टिकल में बताया गया था कि अभी जो कैंसर है वो लगभग 33% महिलाओं को है। आने वाले 7 साल के अंदर हर 9 में से एक इंसान अपने जीवन में कैंसर एक बार ज़रूर लेकर आएगा। सोचिए 2050 तक क्या होगा, 2060 तक क्या होगा, और सोचिए यहाँ पर एक्चुअली में इस सेंचुरी के ख़त्म होने तक 2100 तक क्या हो जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है लगातार ज़्यादा केमिकल्स का कंजप्शन करना। खाने की हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल्स है। इसके पीछे कैंसर बढ़ रहा है, इसके पीछे और हार्ट डिजीज़ भी बढ़ रही है, और डिजीज़ लाइक मिनी, आप जितना देखेंगे हेल्थ के ऊपर ये ख़राब है। लेकिन अब करें क्या? गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है ऑर्गेनिक करो। क्या करना है आप लोगों को? जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वैसे तो फार्मर्स कम थोड़े रिलेक्टेंट है, नहीं करना चाहते कि एकदम से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जो भी करेंगे उनको अब क्या करना पड़ेगा, जो मैन्यूअर उनको बनाना है वो बनाना पड़ेगा काऊ डंग से। अब काऊ नहीं, इसमें बफेलो भी आ सकते हैं, यानी कि उनका जो गोबर होता है उसके साथ में उसको मिलाकर क्या करेंगे, आप खाद बनाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। अब मैम कीटनाशक यानी कीटों से कैसे बचे, वो तो पूरा एग्रीकल्चर आगे खा जाएंगे खेतों को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड की जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्टरनेट फार्मिंग का, या फिर यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग का। मिक्स यानी कि एक एग्जाम्पल है, अगर आपने कपास की खेती की हो तो आप उसके चारों तरफ उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये क्या है, कपास का खेत है, ठीक है, ये कपास का खेत है। इस खेत की जो ये बाउंड्री आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री पे आपको क्या करना है, लेडी फिंगर को लगा देना है।
भिंडी जिसको बोला जाता है। अब जो कीट होते हैं मोस्टली उनको ये जो स्मेल होती है इनकी पसंद ही नहीं होती, तो वो यहाँ पर कपास की खेती को नुकसान पहुँचा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनोवेटिव आइडियाज़ से काम करना होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर तब हो जाती है जब हम एग्जांपल देखते हैं अपनी ही कंट्री में और अपने ही पड़ोसियों की कंट्री में। श्रीलंका में ऐसा किया गया था, उन्होंने पूरी की पूरी जो उनकी कंट्री है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर दिया, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पे ही बैन लगा दिया। अब फर्टिलाइज़र ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है, उसमें पोटाशियम चाहिए होता है, उसके अंदर अलग अलग और कैल्शियम जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली हमें यूक्रेन, रशिया इन कंट्रीज से मिल जाती है। इवन इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग फर्टिलाइज़र्स। तो जब आप फर्टिलाइज़र्स को इम्पोर्ट कर रहे हो तब जाकर ये समझ में आता है कि इनका इस्तेमाल भी होगा। आपने अगर उसको आयात ही नहीं करवाया, अपने देश में आने ही नहीं दिया, तो फार्मर्स खरीदेंगे कहाँ से? थोड़ा बहुत हो भी सकता है कि कुछ पहले बचा हुआ हो, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। इसका रिजल्ट आउटकम ये आया कि फार्मर्स की यील्ड जो थी, यानी कि जितना अनाज निकलता था खेत में से, वो होने लगा बहुत ही मात्रा में कम। अब ये इतना कम हो रहा था तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन की वजह से फूड सिक्योरिटी पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि खाना पूरा नहीं निकल पा रहा है। अब क्योंकि आपका खाना ही पूरा नहीं निकल पा रहा है तो आप बाहर क्या भेजेंगे? उस समय पे लगा हुआ था लॉकडाउन 2 साल पहले, ऊपर से इतना इनके यहाँ पर क्योंकि टूरिज्म है वो भी नहीं आ रहा था, और हम देखते हैं पूरा क्राइसिस आ गया था श्रीलंका में। याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, कि श्रीलंका के अंदर पूरा क्राइसिस आ गया था। लोग वहाँ के प्रेसिडेंट के घर में जाकर घुस रहे थे, तंग हो गए थे, भूख लग रही थी, परेशान हो गए थे, इतना सब हो गया था, पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका था। वैसा हम लोगों को शायद नहीं करना चाहिए। अगर आज आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो IACR का भी ये मानना है, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका भी ये मानना है कि केवल और केवल 33% लोगों की ही हम लोग अनाज की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। गेहूं, चावल इस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। व्हीट एंड राइस वो केवल 33% ही निकल पाएगा अगर ऑर्गेनिकली तरीके से उसको निकाला जा रहा है तो। और फिलहाल तो खैर हम लोग ज़्यादा भी प्रोड्यूस करते हैं। तो खैर ये एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हम इसको भी एक समस्या को देख पाते हैं कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन फिर लोग इससे भूखे मरेंगे। ऑर्गेनिक पे नहीं गए तो बीमारियां बढ़ेंगी, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये बटरफ्लाइज अक्यूमुलेट इनफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट पोलन। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक स्टडी का पहले मानना है कि पोलन जो होता है, पोलन क्या होता है, एक तरीके से आप मानिए कि ये फ्लावर्स जो होते हैं उनको, एक जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर होता है पोलन। ये पोलन जब फीमेल फ्लावर के अंदर जाता है तो फीमेल फ्लावर क्या होती है, रिप्रोड्यूस करती है तो फिर एक नया फ्लावर जन्म लेगा, एक नया फ्लावर बनेगा, और इसी तरीके से प्रकृति चल रही है। ठीक है, फ्लावर्स में मोस्टली पोलन होते हैं। लेकिन अब ये जो मेल फ्लावर होता है वो फीमेल फ्लावर तक पहुँचे कैसे, इसके लिए प्रकृति ने बनाया हुआ है पॉलिनेटर को, जिसमें एयर भी होती है, कुछ हवा के माध्यम से ही उड़ते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मोस्टली क्या होती है कि जैसे बटरफ्लाइज, अब ये तितलियाँ जो होती हैं या मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली में फ्लावर के ऊपर जाती हैं, इनके पैरों में इन सारी चीज़ों में जो पॉलन है वो चिपक जाता है। बहुत छोटा डस्ट होता है, बिल्कुल धूल जितनी, हम तो नंगी आंखों से अगर वो एक टुकड़ा है तो देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा होता है वो। जब ये दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो उस पर चला जाता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अब ये स्टडी बता रही है कि बटरफ्लाई, तितलियाँ जो होती हैं, उनके अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि अगर एयर में भी पॉलन है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है कुछ सेंटीमीटर से, और वो उनकी बॉडी के पास आकर चिपक जाता है। हैंस वो एक अच्छी पॉलिनेटर बन जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी प्रकृति चल रही है। आई मीन पॉलिनेटर की वजह से एटलीस्ट जो फोना है वो बार बार बन रहा है। ठीक है ना, हम लोग भी पॉलिनेटर्स हैं। हम पॉलिनेटर नहीं है तो एटलीस्ट जैसे एलिफेंट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, एलिफेंट भी कुछ भी खाता है किसी भी ट्री से, फिर वो दूसरी जगह पर जाकर उसके बीज को डाल देता है। वो ऐसे सोच समझ के नहीं डालता कि यहाँ पर पेड़ उग जाएगा, लेकिन इन कारणों की वजह से पेड़ बनते हैं, इन कारणों की वजह से जंगल सस्टेन कर पाता है, फॉरेस्ट सस्टेन कर पाते हैं। तो ये जो पॉलिनेटर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये इनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से तो सब कुछ होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे?
मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके होते हैं पाथ्स, रास्ते होते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है कि उनको बॉडी के हर पार्ट से इन्फॉर्मेशन लेनी है और जाकर ब्रेन तक पहुंचा देनी है। अब ये न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन पास कैसे करते हैं? ये न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से जाकर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा झटका निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्पार्क होता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो ऐसे ही हर जो छोटे से छोटा लिविंग क्रिएचर है उसके अंदर ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो होती ही है। नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे जो कि यहाँ पर बात कर रहा है टेस्टिंग के बारे में, सीक्वेंसिंग के बारे में। देखिए, केरला के अंदर नीपा वायरस आ चुका था। अब ये जो वायरस है काफ़ी खतरनाक वायरस है, फैल सकता है लंबे समय तक। बच्चों की इसमें डेथ हो रही है, इवन एक डेथ ऑलरेडी हो भी चुकी है। उसके ऊपर हम देखते हैं कि कैसे केरला के अंदर में जो तिरुवनंतपुरम के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है? वायरस की जो जांच कर सके। तो वायरोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट था उसने क्या किया है, बहुत ही स्पीडली इसकी टेस्टिंग की है और 5 ही घंटों के अंदर रिजल्ट जो है वो एक्चुअली में बता दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, उसी की सराहना हो रही है, उसी को एज ए एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखियो ऐसा भी होता है। अगर इतनी जल्दी से आप लोग किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो तो उतनी ही जल्दी से उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है केरला की तरफ से। खैर, पहले वायरस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वायरस होता क्या? देखिए, आपने कई बार बीमारियाँ देखी होंगी। बीमारियाँ बैक्टीरिया से भी होती हैं, वायरस से भी होती हैं। मोस्टली ह्यूमंस के अंदर में अगर हम देखें तो वायरस जो होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग बॉडीज़ हैं। अब वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को भी मार देता है, यानी बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा है। दूसरी बात, बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क क्या है? बैक्टीरिया एक लिविंग चीज़ होती है, वो आपको हमेशा लिविंग चीज़ से ही मिलेगी। वो आपको किसी फ्रूट पे मिल जाएगा, बिकॉज फ्रूट्स इज अ लिविंग थिंग, राइट। वो आपको कहीं पे दरवाजे से नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वो नॉन लिविंग थिंग पे जाएगा वैसे ही वो जिंदा नहीं रह पाता है। वायरस थोड़ा सा अलग है। वायरस होता है जीवन, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की ये दोनों चीज़ों को मिला दे रहा है, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ों पे भी रह सकता है और ज़िंदा रहेगा, या फिर ऐसे स्टेट में रहेगा जिसमें वो ज़िंदा है ही नहीं, रहेगा लेकिन डोरमेंट स्टेट में भी रह सकता है। वो लिविंग चीज़ में जैसे ही जाएगा, आपके अंदर बॉडी के जैसे ही जाता है, वैसे ही उसको पावर मिल जाती है मेटाबोलाइज करने की, वैसे ही वो चीज़ों को बनाता है, आपके डीएनए पे, आपके सेल्स पे कब्जा करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना कर देता है शुरू। इसीलिए वायरस जाता बॉडी में एक ही है, लेकिन वो बढ़ कर हो जाता है लाखों के अंदर, लैक्स में बन जाता है। हालांकि जब किसी भी इंसान की वायरस की वजह से डेथ होती है तो उसके बाद वो वायरस भी जो उसकी बॉडी में था वो भी, क्योंकि बार बार अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो वो भी क्या कर जाता है, मर जाता है, उसको भी ख़त्म होना होता है। लेकिन स्टिल उसकी लाइफ है, कि हमारी लाइफ हो सकती है 60 से 70 साल की हो, उसकी लाइफ हो सकती है 4 से 10 दिन की हो। फिर जब वो नॉन लिविंग स्टेट में जाता है, फिर अगर वो किसी लिविंग चीज़ में चला गया तो फिर से जिंदा हो जाएगा। ये होता है वायरस। और इसी वायरस के इतने खतरनाक प्रकोप से बचने के लिए ही क्या किया गया है, केरला के अंदर सीक्वेंसिंग भी की जा रही है निपा वायरस की। तो निपा वायरस का सीक्वेंसिंग क्या, यानी कि इसके डीएनए को समझना। अब ये डीएनए तो हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, चलिए समझाती हूँ। देखिए, वायरस जो होते हैं, पहले हमारी बॉडी को समझना पड़ेगा, वायरस को हम फिर समझेंगे। हमारी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल से, राइट। एक एक सेल है हमारा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। इस सेल के अंदर कुछ हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसमें डीएनए आ जाता है, कुछ हमारे नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसमें आरएनए भी आ जाता है और प्रोटीन भी आ जाते हैं। तो क्या हमारे बॉडी में आरएनए भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारी बॉडी में डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो ये सवाल ही गलत है। सवाल होना चाहिए कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। हाँ, प्लांट्स में दूसरा होता है, प्लांट्स में जेनेटिक मटेरियल है, उनका आरएनए होता है। दैट इज़ वाई हम आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, डीएनए ये होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए है, दोनों तरफ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर शुगर के साथ में, कैल्शियम के साथ में, और इधर हम देखेंगे बीच में तो इसके जीन्स होते हैं। इन जीन्स में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें हमारे क्रोमोसोम्स की मदद से, हमारे मदर अर्थ प्लैनेट से मिली होती है, राइट। आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल हेलिक्स, इसमें भी जीन्स होते हैं, इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है तो इसलिए हमारी बॉडी में नहीं होता, प्लांट्स में बेसिकली पाया जाता है। अब
वायरस जो होते हैं वो भी जेनेटिक मटेरियल के साथ ही पैदा होते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से बन रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, डीएनए में हमारे ऊपर कब्जा करके वायरस जो होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है। वैसे ही वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए बेस्ड वायरस, दूसरे होते हैं आरएनए बेस्ड वायरस। अब जो डीएनए बेस्ड वायरस होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी में डीएनए पाया जाता है, वो वायरस के एग्जाम्पल्स आप लोग कुछ याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्टली जो पॉक्स नाम के वायरसेस होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया या एम पॉक्स हो गया, ये सारे के सारे जिस पे भी पॉक्स लग रहा है वो कौन से डीएनए बेस्ड है यहाँ पर। दूसरा हम देखेंगे आरएनए को, आरएनए बेस्ड होते हैं आरएनए फ्लू, या फिर इसको रेक्टर भी बोला जाता है, रिट्रो भी बोला जाता है। रिट्रो मतलब प्राचीन, क्योंकि आरएनए सबसे पहली ऐसी लिविंग चीज़ थी जो इस धरती के ऊपर आई थी। डीएनए बाद में बनाया जाकर, आरएनए पहले बन गया था, इसी वजह से उसको रेट्रो बोला जाता है, यानी कि वो ज़्यादा पुराना है डीएनए के कंपैरिजन के अंदर। तो आरएनए जो होता है उसमें फ्लू आ जाते हैं, जो आपको सर्दी जुकाम होते हैं वो आरएनए की वजह से हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें कोविड आ जाता है, इसमें नीपा जैसे वायरस भी आते हैं। तो ये सब कैसे हैं, आरएनए बेस्ड वायरस है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए कि आरएनए क्या है, डीएनए बेस्ड क्या है। अगर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है कि इनमें से आरएनए बेस्ड वायरस कौन सा है, इनमें से डीएनए बेस्ड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए ये नाम। तो जितने भी पॉक्स फैमिली के वायरस होंगे वो सब डीएनए बेस्ड होंगे। जितने भी यहाँ पर फ्लू, कोविड, ये सब वायरसेस है वो क्या है, वो एक्चुअली में यहाँ पर आरएनए बेस्ड है। अब सीक्वेंसिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही CRISPR-Cas9 के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बायोलॉजी के अंदर और बायोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर पढ़ना होता है। आज का आपका होमवर्क यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझना है CRISPR-Cas9 को। CRISPR-Cas9 को आप जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे, देखेंगे, मैं आपको लिंक दोबारा कर दूंगी, आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे पूरा का पूरा, फिर आप समझेंगे कि डीएनए की हो सकती है सीक्वेंसिंग भी। यानी कि ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये देखिए ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जीन्स है। इन जीन्स को जब हम कंप्यूटर की मदद से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी डी ई एफ जी ऐसे नाम दे देते हैं, या 1 2 3 4 कर देते हैं। वो होती है सीक्वेंस करना किसी चीज़ की। तो नीपा वायरस की भी पहली बार सीक्वेंसिंग की जा रही है केरला के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के द्वारा। तो ये एक न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कितनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि हम इस हद तक भी चले गए हैं कि अब हम वायरसेस के अंदर जो डीएनए या आरएनए है उसकी भी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि उनकी कमज़ोरी क्या है, उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये सब हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बताता है कि कैसे लॉन्ग टर्म एक स्टडी हुई है कोविड के ऊपर, जिसमें पता चला है, अब ये द लैंसेट के अंडर स्टडी की गई है, और इस स्टडी से पता चलता है कि जिनको कोविड हो चुका है उनको डायबिटीज़ होने के रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इंग्लैंड में ये स्टडी की गई और माना जा रहा है कि 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है आज के समय पर डायबिटीज़ के अंदर। मधुमेह जो होता है, शुगर जो होती है, उसमें 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम इंक्रीजमेंट हुआ है। अब वैक्सीन से भी देखें तो वैक्सीन में भी इन मामलों को देखा गया है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टडी नहीं है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इनके ऊपर स्टडी की भी नहीं गई है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कंपेयर करना पड़ेगा वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के साथ में एंड नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के साथ में। तो हम देखते हैं कि फ़िलहाल ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था। जैसे एक छोटी सी स्टेटमेंट थी, मुझे लगा कि शायद प्रीलिम्स में आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। खैर, फिलहाल आज यहीं पे हमारा न्यूज़पेपर जो होता है वो हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो न्यूज़पेपर की इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी आपकी फीलिंग्स है, रिव्यू है, फीडबैक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। खैर, अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलती हूँ सुबह 5 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।